दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ललित आप सबके समक्ष और आज हम बात करेंगे आपसे मैथमेटिक्स के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को लेकर के। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को कर दो लाइक और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लो, जिससे कि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो शुरुआत करते हैं आज की और पहला सवाल आपके सामने रखता हूँ। तेजी से सवाल करेंगे, तेजी से क्वेश्चन को समझेंगे। बिल्कुल आयुष हम आपके साथ हैं हमेशा। क्वेश्चन लिखा है आपके सामने क्वेश्चन मार्क। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जो टेट के एग्जाम से, चाहे वो एमपी टेट का एग्जाम हुआ है, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हुआ है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को कलेक्ट करके रखने का मैंने सोचा, जो आपके लिए बेहतरीन होगा आपको समझने के लिए। तो क्वेश्चन मार्क -34 इज इक्वल टू 484 का स्क्वायर रूट है। इसका वैल्यू क्या है? क्वेश्चन मार्क का आपको मान बताना, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखेंगे सवाल में क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं। सिंपल थ्योरी है, सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है इसमें कोई भी आपको शायद दिक्कत नहीं होगी सवाल को करने में। देखते हैं जवाब। तो देखिए, अगर हम 56 की बात करते हैं, इसका मतलब क्या, अगर इसको x भी मान लें आप, तो क्या हो जाएगा, x का वर्गमूल बराबर ये किसका होता है, 22 का स्क्वायर रूट। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 484 वो करेंगे तो आपने कहा ऐसे, और इसमें 2 से डिवाइड किया तो 2 दूनी 4, कितना बचा 84, 2 और 2 4, जब 2 यहाँ रखा तो 42 दूनी 84, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। अदरवाइज आपको शॉर्ट तरीके में बता दें, क्योंकि 4 आया हुआ है तो लास्ट में 2 आएगा या फिर 8 आएगा, और ये 2 और 3 के बीच में आता है तो 2 और 2 22 बन जाएगा। मैंने आपको सिखाया हुआ कैसे शॉर्ट में निकालते हैं। तो x इजिकल टू कितना हुआ, 22 प्लस का 34, तो रूट x इजिकल टू 56। दोस्तों आपको इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है। ये तो आपने रूट क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकाला है, 56 क्यों होगा। जब आप x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 56 का स्क्वायर नहीं बनेगा जी, 56 का स्क्वायर नहीं बनेगा। तो जब आप, भैया आपको तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना है, रूट क्वेश्चन मार्क का वैल्यू थोड़ी निकालना है। तो 56 का वर्ग भी तो करोगे, इसको क्यों बोल रहे हो, ऐसे गड़बड़ ना करना पेपर में। तो 56 का कितना होता है, 3136 का वर्ग होता है। राइट ऑप्शन आपको मिल गया। फिर है कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आसान सवाल था। तो आपको बस इसमें क्या देखना था, सिर्फ क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकालना होता, रूट क्वेश्चन मार्क का वैल्यू नहीं निकालना होता। राइट ऑप्शन 3136 इसका सही जवाब है। ठीक है, एक और सवाल। एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करें तथा हर को 2 गुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है। मूल भिन्न क्या है। इंक्रीज द फ्रैक्शन और न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन बाय 25% एंड डबल द डिनोमिनेटर, देन द फ्रैक्शन ऑब्टेन इज 5/9। देन व्हाट इज द ओरिजिनल वेरिएंट, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है, और उम्मीद करूंगा कि सवाल में कोई आपत्ति नहीं होगी और जल्दी से करने की आप कोशिश भी करेंगे। देखते हैं। तो लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड जी। ओके जी, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ओरिजिनल फ्रैक्शन के बारे में आपको बात करनी है जी। 8/9। देखो ऐसे सवाल को करने का बड़ा आसान तरीका कैसे कर सकते हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते हैं तो क्या करते हैं हम, x और y मान के करने। जनरली ये x और y मानने का समय नहीं होता एग्जामिनेशन में। हम क्या करते हैं, 50% में इंक्रीमेंट दिया है तो हमारा अंश भी 100% होता है, हमारा हर भी 100% होता है। उसने बोला 25% की वृद्धि कर दी तो 25 जोड़ दिया तो कितना 125 हो गया, इसको डबल कर दिया तो 200% बन गया, और ये किसके बराबर है, 5/9 के। समझ में आ रहा है। तो मैंने सीधा परसेंटेज को ही 100 माना और उसमें 25 जोड़ दिया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आपने कहा ओके। तो यानी अगर मैं इसको देखूं 25 से काटूं तो 25 पंजे 125, 25 200, तो यानी 5/8 किसके बराबर है, 5/9 के। तो आपको एक भिन्न निकालने तो कितनी हो जाएगी, 5/9 इंटू 8/5, तो 5 से 5 कट गया। तो उस एक भिन्न का वैल्यू कितना है, 8/9। सिंपल, समझ में आ गया। हाँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सिंपल सवाल था। किसी को कोई समस्या इसमें आई हो तो मुझे बता दे। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत सिंपल सवाल है। बस आपको ऐसे नहीं करना है कि x प्लस का x इंटू 25/100, तो ये आपको बहुत टाइम लेगा। ठीक है, तो करना क्या है, आप सीधा भिन्न के अंश को 100% मान लो। अगर आप 100% मानोगे, हर को भी 100% मान लो, बराबर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्लियर, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा कैसे किया है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस क्वेश्चन में, मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं एक और सवाल।
किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि करें, उसके उपरांत उसमें 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था? अखिलेश सिंह, आपका वे बेस्ट है, हम ऐसे ही करते हैं। अरे क्या बात, शुक्रिया जी, गुड इवनिंग संतोष। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। किसी वस्तु के मूल्य में पहले आपने 10% की वृद्धि करी, उसके उपरांत उसे 20% की वृद्धि की, अब अंतिम बढ़ा मूल्य जो है वो कितना है? 33 है। तो प्रारंभिक मूल्य बताओ। नहीं आया मनीष, इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, अभी बताते हैं, इसके बाद फिर से बता दो, पहले इसको कर लो। किसी वस्तु के मूल्य में, अब देखो हमने माना परसेंटेज दिया है ना, तो किसी भी परसेंटेज को डिनोट कैसे करते हैं? 100%। तो मान लिया मेरा प्रारंभिक भिन्न 100% था, मैंने ये माना कि जो मेरा इनिशियल फ्रैक्शन था वो 100% था, भिन्न जो था मेरा मूल्य जो था। उसने क्या बोला इसमें? उसने एक बात बोली कि उसके मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की गई, तो पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई। तो आप सभी जानते हैं जब लगातार दो वृद्धियां होती है तो उसको कॉन्जुगेटिव इंक्रीमेंट बोलते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये किससे होगा? इफेक्टिव परसेंटेज है ये। तो टोटल कितना बढ़ा मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी किसी प्राइस पर दो चीज एक साथ बढ़े, घटे, एक बढ़े एक कम हो, तो हम इफेक्टिव परसेंटेज लगा देते हैं। आपने कहा ओके, तो ए कितना है? आपने कहा 10, बी कितना है? 20, दोनों की गुणा की, 10 गुणा 20 बटा 100, जीरो से जीरो कट गए, 10, 20, 30 और 2 32। तो इन दोनों परसेंटेज के बढ़ने से पहले 10 और 20 बढ़ने से 32% और बढ़ गया। तो अब कितना हो गया? ये 100 पहले था, 32 ये था, तो ये 132% हो गया, जिसका वैल्यू कितना है? 33 है। तो 100% का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो क्या करें? 33 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 132, इसको डिवाइड करें 4 बार, इसको डिवाइड करें 25, तो 25% जो है उसका 25 रुपए प्रारंभिक मूल्य था। राइट ऑप्शन क्या है? 25। क्लियर है? समझ में आया कैसे हुआ? तो आप जब सब, अब अगर आप ऐसे करेंगे ना, माना वस्तु का मूल्य x, पहले 10% की वृद्धि करी, जो उत्तर आया उसमें 20% की वृद्धि करी, तब ऐसे रखेंगे, या फॉर्मूला याद करेंगे। तो आपको बस कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है, फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो 25 रुपए वस्तु का प्रारंभिक मूल्य था। तो आपको क्या निकालना? 100% का। कोई भी आपको XYZ ना मानेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा सवालों को करने में, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में इसी तरह से समझ में आएंगे सवाल। ठीक है? नहीं नहीं नहीं, 132 को ऊपर क्यों लेंगे? 132 को ऊपर क्यों लोगे आप? 132 का तो रेट आपको दिया है ना, 132 का तो मूल्य 33 रुपए, तो 100 का तो कम ही होगा ना जी। इतना एक बार बताओ, जब उसका लास्ट वाला ही बढ़ा बढ़ू के 33 रुपए आया, तो उसका आरंभिक मूल्य 400 कैसे हो जाएगा? आयुष तुम खुद सोचो इस बात का, तो है ना, अगला बड़ा है ना जी। हाँ बिल्कुल। देखो इस सवाल में शायद प्रॉब्लम आ रही थी, उन्होंने कहा समझ में नहीं आया। देखो कुछ भी नहीं था, मैंने भिन्न का अंश भी 100 माना, हर भी 100 माना। उसने बोला इसमें अंश में 25% बढ़ा दो, तो मैंने इसको अंश को कितना कर दिया? 125 हो गया, और हर को डबल कर दिया तो 200 हो गया, 2 का डबल 200, तो ये 5/9 के बराबर है। तो मैंने 25 से काट दिया, 25 पंजे 125, 25 अट्ठे 200, तो 5/8 फ्रैक्शन जो 5/9 के बराबर है। तो अगर मैं उस भिन्न को निकालूं, एक भिन्न को, तो उधर जाके बदल जाएंगे ना ये, ऐसे 5 से 5 कट गया, तो 8/9 भिन्न रह गई। ठीक है ना, इजी था, कर सकते थे। एक और सवाल, किसी घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो उसमें 4 सेंटीमीटर लंबे, 2 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने बॉक्सेस आ सकते हैं? If the side of a cube is 8 centimeter, then how many boxes can it be? 4 centimeter long, 2 centimeter wide and 1 centimeter height can be put over there. तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। किसी घन की भुजा, अब घन को तो आप जानते हैं, घन का मतलब कितना होता है? जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, 3D शेप होती है, और उसकी सारी भुजाएं ए बराबर होती हैं, ऐसी होती, इसको तो बोलते हैं घन, क्यूब जिसको बोलते हैं। तो इसकी सारी भुजाएं 8-8 की हैं, ये 8 है, ये भी 8 है, और ये भी 8, सब 8-8 है। आपने कहा ओके। अब इसमें हमें क्या रखना है? एक क्यूबॉइड रखना है, ऐसे वाला छोटा सा क्यूबॉइड, जिसकी लंबाई चौड़ाई मुझे अलग अलग होती है। तो उसने बोला ये 4 सेंटीमीटर का है, ये 4 है, ये 2 है, और ये 1 है। तो भाई आपको बताना है कितने बोल सकेंगे। तो अगर मैं घन के वॉल्यूम में, इस जो घन का वॉल्यूम है, आयतन है, अगर एक डब्बे के आयतन का डिवाइड करूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो घन का आयतन कितना होता है? ए क्यूब। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8, ए क्यूब होता है ना घन का आयतन, इसका होता है LBH।
तो कितना हुआ, अपॉन एल कितना है, लंबाई 4, चौड़ाई 2, ऊंचाई 1, तो 4 दूनी 8, तो कितना हुआ 64 ऐसे बॉक्सेस इसके अंदर रखे जा सकते हैं। राइट ऑप्शन है सी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भाई? मुझे तो लगता नहीं कि प्रॉब्लम होनी चाहिए, इजीली हैंडल हो जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को क्वेश्चन करने में, मुझे तो लगता नहीं कि शायद प्रॉब्लम भी आए आपको, आपने आसानी से सवाल को समझ लिया है, बहुत बढ़िया। एक और सवाल लेते हैं। किसी धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपए है, तो धनराशि कितनी है? हाँ बिल्कुल मिलेंगे, एक बार चेक करवा देना मुझे आयुष, कभी आपने गलत कर दिया हो, अगर गलत आया तो सबको मिलेंगे, ठीक है ना। किसी धनराशि के 10% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई आपके पास अमाउंट है, उस पर आपको 10% का ब्याज मिलता है, साधारण से भी मिलता है और कंपाउंड से भी मिलता है, 2 साल के ब्याज के अंदर 40 रुपए है, तो धनराशि कितनी है आपको बताना है। तो मैं चाहूंगा जवाब अच्छा मिले। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 years इज ₹40 फ्रॉम द 10% एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ मनी, देन हाउ मच इज दिस अमाउंट। सवाल आसान है, देखो अगर धनराशि की हम बात करें तो अगर आप इसको निकालेंगे ना, पहले निकालेंगे आप इसको चक्रवृद्धि ब्याज से, फिर निकालेंगे आप इसको साधारण ब्याज से, तो बहुत टाइम लेगा। इसके 2 तरीके हैं, या तो आप इसको x मान के कर लो 100% मान के, या फिर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं। देखो साधारण ब्याज की प्रॉपर्टी क्या होती है, साधारण ब्याज की प्रॉपर्टी होती है कि वो हर साल बराबर रहता, पहले साल भी 10% और दूसरे साल भी 10%, तो साधारण ब्याज मिला होगा 20%, ठीक है ना। अब बात करते चक्रवृद्धि ब्याज, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते तो वो क्या होता है, पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होते हैं, दूसरे साल में 10 तो मिला ही मिला, ब्याज पर भी जो ब्याज मिलता है उसको तो बोलते हैं ब्याज पर ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस 10% पर कितना मिला, 1% का ब्याज और मिल गया, क्योंकि 10 का जब आप निकालेंगे 10%, 10 का 10%, तो ये कितना आएगा, एक ही आएगा ना। तो यानी मैंने क्यों किया, क्योंकि इस 10% पर इस जो इन्वेस्ट हुआ उस पर भी 10% का ब्याज मिलेगा, ब्याज पर ब्याज जुड़ता है ना, आपने कहा, तो इससे मिला 21% ब्याज, तो यानी साधारण ब्याज 20% है, कंपाउंड इंटरेस्ट 21% है। अब उसे बोले इन दोनों का डिफरेंस कितना है, आपने कहा 21% माइनस 20% किसके बराबर है, आपने कहा 40 के बराबर है, तो ये 1% किसके बराबर हुआ, 40 के बराबर, तो 100% किसके बराबर होगा, क्योंकि कंप्लीट धन तो 100% होता है, तो 4000 रुपए के बराबर। कोई प्रॉब्लम किसी को? जी, आप इस तरीके को 100% मान के भी निकाल सकते तो भी आपका आ जाएगा, लेकिन 100% से करोगे तो और ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इसको आपको डायरेक्ट बता दिया। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? जी आसान है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकाला मैंने, कि ब्याज अगले साल 10% ब्याज, लेकिन उस 10% पर भी 10% ब्याज मिलेगा दूसरे साल में, इसलिए हमने इसको, या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 2:1 रेशो मैंने बताया हुआ, जब 2 वर्ष का ब्याज निकलते 2:1 ले लेते हैं, तो पहले साल 10 था, अगले साल 10 का 10% 1, तो 10 दूनी 20 प्लस 1 बराबर 21। मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में भी पढ़ाया हुआ है कि आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, आसान है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। एक और सवाल लेते हैं फिर आगे, आप इसको और करिएगा आप, जब तक मैं थोड़ी सी मेडिसिन डाल लूं अपनी आई में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बताइएगा। क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया गया है, इसका आंसर आपको बताना है। जी क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए एक बार क्या लिखा है। 12 के 2 गुणजों का लघुत्तम समापवर्त 1056 है, यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपका सवाल है। देखेंगे जवाब क्या मिलता है आपका। जी तो 12 के 2 गुणजों का एलसीएम आपको दिया है, और सब समझ लीजिएगा, अगर 12 के 2 गुणजों के एलसीएम की यहां बात हो रही है ना, PR² 10 के पावर 6, पंजाब टेट में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया था 2 ईयर का, ऐसा हाँ, कोई बात नहीं है, हाँ ऐसे भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अखिलेश, अगर आप ऐसा करना चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 96 आपका आंसर मिला, देखते हैं कैसे हुआ। देखो 12, पहले इसको समझो, 12 के 2 मल्टीपल हैं, अगर मैं बोलूं 36 और फॉर एग्जाम्पल ये 48 लिखा हुआ है, ये 12 के दोनों मल्टीपल हैं,
तो 12 का मल्टीपल का मीनिंग क्या है कि 12 इसको भी काटेगा और 12 इसको भी काटेगा। भाई 12 के जितने भी मल्टीपल होंगे उन सबको 12 डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, आपने कहा करेगा, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 12 HCF है इसका। बताओ मुझे, जब 12 के मल्टीपल दोनों है 36, मैंने एग्जांपल लिए 36 और 48 दोनों 12 की मल्टीपल है, तो 12 जिन जिन संख्याओं को काटेगा वो उनका HCF होगा कि नहीं होगा, आपने कहा बिल्कुल होगा। तो यानी सवाल में आपको क्या मिला है, 12 HCF है, HCF इज इक्वल टू 12। एलसीएम आपको ऑलरेडी दिया है कितना, 1056। आपको एक संख्या ए दी है 132, आपसे बी पूछ रहा है, और शायद आपको याद हो कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो एक संख्या तो 132 आपको पता है, दूसरी पता नहीं है, एलसीएम है 1056, एचसीएफ है 12। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1056 मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन 132, 11 बार कट गया, तो 11 नाम 99, 11 6 66, तो बी इज इक्वल टू कितना हुआ 96, वो दूसरा नंबर 96 होगा। क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं समझ में आ गई बात। तो बस आपको ये लाइन को रीड पढ़ना था कि 12 का मीनिंग क्या है, बस सवाल एलसीएम एचसीएफ का था, आसानी से हो जाता, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना था कि 12 के बारे में क्या लिखा है। अगर आपको 12 के बारे में पता लग जाता तो आपका चुटकियों में आंसर जैसे आया वैसे ही आ गया, ऐसे ही आ जाता जैसे अब आया है। क्लियर है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न की बात आपके सामने करते हैं और देखते हैं वन मोर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ये रहा, एक समकोण त्रिभुज की परिधि 40 सेंटीमीटर है, यदि कर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। The perimeter of a right angle is 40 centimeter. If the length of the hypotenuse is 17 centimeter, then find the area of the triangle. 50 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर, 60 वर्ग सेंटीमीटर, 120 वर्ग सेंटीमीटर या फिर 180 वर्ग सेंटीमीटर। सिंपल सवाल है, एक समकोण त्रिभुज दिया है, यहां पर ऐसे देखेंगे इसको, एक समकोण त्रिभुज आपके सामने बना हुआ है, इसमें इसकी जो कर्ण की लंबाई 17 है और सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है, इन तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है 40 आता है। ये दो कंडीशन आपको दी हुई है। तो देखिए अगर आप थोड़े से भी दिमाग लगाएंगे तो शायद आपको याद आ जाएगा, समकोण त्रिभुज में 17 अगर किसी का कर्ण है तो वो ट्रिपलेट हो जाता है किसका, 8, 15 और 17 का। ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि 8, 15, 17 का ट्रिपलेट हो जाता है। तो आपको कुछ करने, वैसे मैं इसको बेसिक से भी कराऊंगा, लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन में हैं तो आप इसको बहुत फास्ट कर सकते हैं कि ये हो गया 15, ये हो गया 8। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 8 और 15, तो कितना कटेगा, तो 60 वर्ग सेंटीमीटर का आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको ट्रिपलेट अगर आपको आते हैं तो, अगर ट्रिपलेट नहीं आते तो फिर आपको मैं डिटेल में बता देता हूं कैसे करेंगे, ठीक है ना। ये तो ट्रिपलेट से समझ में आ गया। अब बिना ट्रिपलेट के करेंगे तो कैसे होगा, ये एक ट्राइंगल यहां बना देते हैं ऐसे, ये भुजा ए है, ये बी है और ये सी है, सी बराबर 17 दिया है और एक कंडीशन दी है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 40। तीनों का परिमाप तो तीनों भुजाओं का टोटल होता है ना। गुड इवनिंग गुंजा। तो क्या करें, सी का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 40 माइनस का सी का वैल्यू 17 है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 23। इक्वेशन एक ही आ गई हमारे पास। अब सभी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग जमा आधार का वर्ग बराबर लंब का वर्ग होता है। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है। तो ये जो इक्वेशन मैंने यहां निकाली इसका मैं वर्ग कर देता हूं, तो मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 23 का स्क्वायर। अब क्या करें, इसका स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू आपको पता है 17 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 17 का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर। तो 2ab क्या हो जाएगा, आपने कहा 23 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, तो 2ab क्या हो गया, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ए माइनस बी ए प्लस बी होता है ना। तो ए बी कितना बचा, आपने कहा 6 गुणा 40 बटा 2, 120 हो गया। तो ए और बी की गुणा कितनी है 120, लेकिन हमारा पूछा क्या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 ए बी, 1/2 ए बी मीन्स कितना 120, तो ये 60। बेसिक से ऐसे निकालोगे तो बहुत टाइम लगेगा ना बेसिक से,
ना। अगर बेसिक से करेंगे तो पाइथागोरस से मैंने बता दिया, तो ये बहुत टाइम लेगा। अब देखो कितना समय आपका किल हो गया। अगर आपको ये पता होता कि ट्रिपलेट में 17 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है तो ये सिर्फ एक लाइन का सवाल था। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। ऐश्वर्य मैं ऑलरेडी शॉर्ट में बताया हूं अभी, ठीक है ना, ये बात समझ में आई। अगर इसको शॉर्ट में जानना चाहते हो तो मैंने क्या बताया था कि आप सभी जानते हैं ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में जो सामने वाला कर्ण होता है अगर वो 17 है तो वो ट्रिपलेट किसके साथ बनाता है, वो बनाता है 8 और 15 के साथ। एक समकोण त्रिभुज का निर्माण अगर उसका कर्ण 17 है तो उसके जो आधार और लंब वो 15 और 8 होंगे। ठीक है ना, तो आप सिंपली इस वाले तरीके से करेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू, ये ज्यादा अच्छा आपके लिए आंसर प्रभावशील होगा। ठीक है ऐश्वर्या, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अब। ठीक है, इसको अगर कॉपी कर लियो तो मैं आगे बढ़ूं जी, नहीं तो मैं, हाँ आगे बढ़े। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। तो ये सिर्फ मैंने क्या किया, बेसिक से कराया कि लेकिन बेसिक से आपको नहीं करना है। एक और सवाल फिर बता देता हूं, क्लियर है सबको, वेरी गुड। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 35 है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या का मान क्या है। प्रश्न आपके सामने है। एवरेज ऑफ 7 consecutive numbers is 35. Which one is the greatest number? जी, तो बहुत सिंपल सवाल है। हाँ अभी और होंगे एग्जाम, 26 तक हैं। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 35 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। ट्रिपलेट अभी तो पीयू कल तो बताए थे मैंने ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, फिर बता देता हूं, अभी बताता हूं। इसके बाद इस क्वेश्चन को कर लूं फिर ट्रिपलेट बताता हूं कि आप ट्रिपलेट को कैसे निकाल सकते हैं। देखो अब इस सवाल में आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे कर लो, 7 क्रमागत संख्या हमने मानी, पहली संख्या ए, दूसरी वाली a+1, a+2, a+3, a+4, a+5 और a+6, ये लगातार हमारी संख्याएं होगी क्रमागत सारी, है ना। ये हमने सारी संख्याएं मान ली ऐसे। अब उसने बोला इनका औसत, औसत कैसे निकालते हैं, आप इनको जोड़ के, अगर मैं सबको जोड़ दूं ऐसे करके और इसमें जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड कर दूं तो ये आना चाहिए 35, ये तो मतलब है ना। अब इसको करते रहो सॉल्व। तो एक तो तरीका ये, दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था आपको, दूसरा तरीका तो मैंने क्या बताया था कि अगर आपको क्रमागत संख्याएं दी हैं और वो ऑड है इवन है तो उसमें 7 संख्या तो मैं 7 प्लेस बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6 और 7। और अगर इनके औसत की बात है तो याद रखिएगा औसत हमेशा मिड में होता है। क्या होता है, एवरेज हमेशा कहूं मिड में। तो 1 2 3 यानी ये जो वैल्यू यहां पर आएगी ये इसका औसत, ये वैल्यू 35 है। सिंपल, 7 संख्याएं 7 प्लेस बनाए, क्रमागत थी, लगातार थी, तो उनका औसत जो होता है वो मिड में होता है, तो 35 बिल्कुल मिड में आया। अब क्या करें, अब आपने 35 से बड़ी संख्या लिख दी 36 37 और 38, इससे छोटी संख्या लिख दी 34 33 32। अब आपसे कोई भी पूछ ले आप आंसर दे देंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। इसको करोगे तो ये बेसिक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7a प्लस 6 और 5 11 और 4 15, 3 18 और 3 21 बटा 7 बराबर 35। तो 7 से आपने डिवाइड कर दिया ऊपर 7, तो a प्लस 3 बराबर 35। a बराबर कितना आया 33 माइनस 3 बराबर 32, तो a का वैल्यू 32 पहली संख्या मिलेगी अब आपको। क्लियर है, बात समझ में आ गई, क्लियर है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। आयुष आपका हो जाएगा 113 पर, तो डोंट वरी, क्लियर है भैया। तो मैं इसको नेगलेक्ट करने को बोलूंगा, अभी इसको अगर कंजुगेटिव मिल जाए तो हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, इससे नहीं करेंगे। थोड़ी देर में हमारा आंसर हमारे पास आ गया, हमने कुछ नहीं करना पड़ा। एक और सवाल लेते हैं, चलिए। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, कुल पूर्णांक क्या था, यह आपको बताना है जी। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, कुल पूर्णांक क्या था, यह आपको बताना है जी। Students had to score 40% to pass the exam. He scored 178 points and was declared unsuccessful with 22 points, या 22 marks. What was the total integer?
तो देखते हैं सवाल का मीनिंग क्या है। देखो सवाल को समझने की कोशिश करना। बोला परीक्षा में पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए ना, 40% नंबर चाहिए। उसके आए कितने उस बच्चे के? 78 आए, 178। उसने क्या बोला? वो फेल हो गया 22 नंबर से। ये 3 कहानी उसने दी। तो अगर वो 22 अंकों से फेल होगा, अगर मैं इसमें उसको 22 नंबर और मिल जाते तो पास हो जाता ना, मतलब यही तो है। 178 नंबर उसके आए, 22 नंबर से वो फेल हो गया, यानी उसको 22 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता ना, हाँ कि ना। तो यानी अगर वो 22 नंबर और लेता तो उसको 200 नंबर मिलते तो वो पास हो जाता। और पास कितना परसेंट के बराबर है? 40% के बराबर। यानी अगर उसको 200 नंबर मिलते तो 40% मिल जाते, वो पास हो जाता। तो यानी क्या देखा आपने कि 40% का वैल्यू 200 के बराबर है। आपसे 100% का वैल्यू पूछा है। 40 पंजे 200 और 100 पंजे 500, तो 500 एकदम तैयार है। कोई दिक्कत? बी इज द राइट आंसर। क्लियर? कोई मुश्किलात, कोई टेंशन, कोई समस्या? कुछ नहीं, क्लियर है भैया। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं है कोई भी, आपको समझ में आ रहा है एक एक पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं फिर आपसे। एक समचतुर्भुज की भुजा 12 सेंटीमीटर होता था, एक विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर होती। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको जी। जी ये सवाल ये सवाल थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको ये 13 है इसकी भुजा, ऐसे है, और ये 24 है, ठीक है ना। चेंज कर लीजिएगा इसको, जैसे कि मैं आपको आसानी से, नहीं तो फिर ये जो ना आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि इसकी डिजिट मुझे थोड़ी सी गलत लग रही है, इसलिए मैं उनको सही कर देता हूँ। ओके चलिए, तो सवाल आपके सामने है और मैंने कहा आपको उत्तर देना है जी। इंग्लिश में अलग लिखा है, इसे सही सही कर रहा हूँ उसको। अब आपको समझ में, एरिया निकालना है आपको, ठीक है। चलो सवाल हो गया। हाँ ओ किसी अभी वेट ए मिनट, अभी बताता हूँ। इस क्वेश्चन के मुझे याद दिलवा देना, इस क्वेश्चन के बाद मैं ट्रिपलेट आपको सिखा दूंगा कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। एक समचतुर्भुज की भुजा 13 सेंटीमीटर। आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले समचतुर्भुज के बारे में प्रॉपर्टी पता होनी जरूरी है। कैसे? समचतुर्भुज क्या होता है मैं यहां लिख देता हूं। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसको आप रोम्बस बोलते हैं, जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और हाँ, कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 क्या है? इनमें ऑप्शन गलत होंगे इसके, ये ऑप्शन मत जाइएगा भाई, अपना आंसर दीजिएगा। ये ऑप्शन चेंज करूंगा बाद में, ठीक है ना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है, ठीक है ना। क्योंकि मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया तो ऑप्शन भी चेंज होंगे, ठीक ना। तो इसमें मत देखना अभी आंसर, तो पहले मैं इसलिए समझा रहा हूं। तो ये क्या है? एक सम चतुर्भुज है, इसकी सारी भुजाएं 13 सेंटीमीटर की, ये भी 13 है, ये भी 13 होगी, ये भी 13 और ये भी 13। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है? कि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समकोण पर समद्विभाजित। यानी अगर मैं समकोण समद्विभाजित की बात करूं, फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है और ये ओ है, तो मतलब क्या? ये ऊपर जितने भी कोण बनेंगे 90 डिग्री के बनेंगे। हाँ मैंने काट दिया इसलिए, जितने भी कोण बनेंगे वो 90 डिग्री के बनेंगे, जस्ट फॉर द प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी को समझ इसलिए बता रहा हूं। तो आपने कहा 90 डिग्री के बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में क्या होता है? समकोण पर समद्विभाजित, यानी जो AC है ना वो उसमें AO प्लस OC है, तो ये OA और OC बराबर है, याद रहेगा। यानी ये बराबर है। जैसे उसने बोला एक विकर्ण की लंबाई 24 है, तो मान ली इसकी लंबाई 24 है, तो ये 12-12 में टूट जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो किस में टूटेगा? 12-12 में। इज इट क्लियर? अब देखो अगर मैं बात करूं ये COB, मैं यहां निकाल लेता हूं COB को, ऐसे ये C है, ये O है, ये B है, तो COB। तो इसने कहा OC बराबर 12 है, ये 13, इसकी लंबाई पूछी है, तो मुझे दोनों विकर्ण समझ में आ जाएंगे ना। आपने कहा बिल्कुल आ जाएंगे, तो करें इसको। आपने कही तो पाइथागोरस थ्योरम हो गई, या मुझे ट्रिपलेट याद आया, कितने का? 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है ना। तो यानी ये इसकी भाजक 5 है, जब ये 5 है तो ये भी 5 हो गई, तो दूसरा विकर्ण कितने का बना? 5 और 5 10,
तो हमने दो विकर्ण निकाले, एक विकर्ण तो दिया था AC बराबर 24, एक विकर्ण की लंबाई आपने निकाली, कितना हो गया BD बराबर 10, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, दोनों विकर्णों की गुणा, दोनों विकर्णों की गुणा करके हम इसको निकालते हैं। तो क्या करें 1/2 D1 कितना है 10, D2 कितना है 24, इसको डिवाइड कर दें तो ये वो 12 धाई 120, तो ये 120 इसका आंसर होगा। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को जी? एक बार हाँ 5, देख यहां तो एक बार ही 5 लिखा है ना, तो यहाँ 5 और 5 2 हो जाएंगे ना जी मनीषा, क्योंकि भाई आधा तो 5 है तो उसका पूरा हिस्सा तो 5 गुण 5 प्लस दूसरा भी 5 होगा ना, इसलिए। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ में आया है तो आगे बढ़ जाएं। एक और सवाल की बात कर लेते हैं फिर, अगर आप कहेंगे तो जी। ओके, मैं आगे बढ़ूं? अगर आप कहेंगे तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। समझ में आ गया सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को जी? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। चलिए क्लियर है? अब देखो ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं, ट्रिपलेट को भी समझ लो। ट्रिपलेट के लिए बार बार परेशानी हो रही है, ट्रिपलेट नहीं निकाल पा रहे हो है ना, तो ट्रिपलेट बता देता हूँ। देखो जब भी आप ट्रिपलेट की बात करते हो तो क्या होता है, ट्रिपलेट ऐसे होता है। ट्रिपलेट दो तरीके से निकालना सीखिए, दो तरह के होते हैं ट्रिपलेट। किसी भी संख्या का ट्रिपलेट निकालने के दो तरीके हैं, एक होती है ऑड नंबर और एक इवन नंबर का। तो इवन नंबर का ट्रिपलेट अलग तरीके से निकलता है, ऑड का अलग तरीके से निकलता है। कैसे निकलता है देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं 3 से स्टार्ट करता हूँ, 3 एक ऑड नंबर है, अगर आपको उसके ट्रिपलेट देखने हैं तो आप क्या करेंगे, 3 का वर्ग कर दो, कितना होता है 9, उसको 2 से डिवाइड कर दो 4.5, तो 4.5 से पहली पूर्ण संख्या 4 और बाद वाली पूर्ण संख्या 5 ही होगी ना। जो आपका आंसर है उससे पहली वाली संख्या पूरी 4 है, उसके बाद वाली 5 है, तो ट्रिपलेट कितने का बना 3 4 5। फॉर एग्जाम्पल मैं 7 का ट्रिपलेट निकालने की बात करता हूँ, क्योंकि ऑड नंबर का ट्रिपलेट मैं बता रहा हूँ। तो 7 का कैसे करेंगे, आपने कहा 7 का स्क्वायर बराबर 49/2, तो कितना हुआ 24.5, यानी 24 पूरी वैल्यू इससे पहले और इसके बाद वाली 25, तो 7 का क्या ट्रिपलेट बनेगा, आपने कहा 7 24 और 25। बात समझ में आ गई? फॉर एग्जाम्पल 5 का निकालते हैं, तो 5 का कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर करें कितना होता है 25, 25 का आधा कितना होता है 12.5, 12.5 से पहली संख्या 12 बाद वाली 13, तो क्या बना 5 12 और 13। तो हम ऐसे ट्रिपलेट निकाल सकते हैं, ये ऑड नंबर का था, ठीक है ना। अगर मैं इवन नंबर के ट्रिपलेट निकालूं तो कैसे करूंगा, इवन नंबर में सारे काम यही करने पड़ते हैं, बस स्टेप बदल जाते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे 4 का निकालना है, तो 4 को पहले हम अब पहले स्क्वायर करते थे ना, इवन में पहले इसको भाग करेंगे 2 से, जो उत्तर आएगा उसका स्क्वायर करेंगे। तो 4 से पहली पूरी संख्या 3 और 4 के बाद वाली संख्या 5, तो 3 4 5 का बन गया। बात करते हैं हम 6 की, तो 6 का क्या करेंगे, 6 का आधा कितना हुआ 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 से पहली संख्या 8 और 9 के बाद वाली संख्या 10, तो कितना बना 6 8 10 का। क्लियर है? और अब मैं 8 का निकालूं तो क्या करूंगा, 8/2 कितना हुआ 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 का भाग किया तो कितना आया, आपने कहा सर ये आया 8, 8 से पहली संख्या, एक मिनट रुकना, 8/2 4, 4 चौक 16, 16 में 2 का भाग 8, 2 बार क्यों कर रहा हूं मैं, 16 से पहली संख्या 15 और 16 के बाद वाली संख्या 17, तो कितना हुआ 8 15 और 17। क्लियर है? अब तो नहीं बोलोगे ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं जी, 4 का 4 में सब में एक ही तो कर रहे हैं, 4 का 6 का या 8 का, तरीका वही है, पहले उस संख्या जो भी दी इवन नंबर उसको आधा करना है, सब में वही किया मैंने, फिर इसका स्क्वायर करना है, सभी में वो स्क्वायर किया मैंने। अब जो मुझे उत्तर प्राप्त हो उससे पहली और उसके बाद वाली संख्या देखनी है बस। क्लियर है? तो ट्रिपलेट निकालना कैसे निकालते हैं, ट्रिपलेट पूछेगा तो आप इसको ऐसे निकाल लेते हैं। वैसे इनको याद कर लो, इतने तो मैं बताऊंगा 3 से लेकर ये 8 तक के, तो ये आपको याद ही होनी चाहिए, क्योंकि इन पर सबसे ज्यादा सवाल निकलते हैं, ठीक है ना। फिर भी आपकी इच्छा के लिए मैंने आपको बता दिया कि कैसे निकालते हैं।
एक और सवाल लेता हूं। एक फल विक्रेता ने 15 रुपए के 6 की दर से केले खरीदकर 12 रुपए के 4 की दर से बेच दिए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। 10, 20, 30, 40। जी। A fruit seller bought bananas at the rate of rupees 15 to rupees 6, sold at the rate of 4 of 12. Known its benefit is what? जी। हाँ, उनमें से सवाल आता है। तो देखो, अब इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके आपके पास हैं। आप कहेंगे 15 रुपए के 6 लाए तो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ? 6/15। खरीद बेचे कितने के? 12 रुपए के 4, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 4/12, 1/3। तो ये आपको डेसिमल में निकलने की प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन आपसे करूं कि मैं ये बोलूं कि भैया जो हमारे 8 केले 20 रुपए के लाए और वो 8 केले 25 के बेच दिए, तो उनको प्रॉफिट कितना हुआ? जी, कौन बताएगा मुझे? भाई साहब 8 केले 20 रुपए के खरीद के लाए और वो 8 केले 25 रुपए के बेच दिए, तो उनको कितना रुपए का लाभ हुआ? जी। 5 रुपए का लाभ हुआ ना? आपने कहा बिल्कुल 5 रुपए का लाभ हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब क्या करें? अब ये क्वेश्चन आपने बड़ी आसानी से निकाल दिया। क्यों? कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाना पड़ा आपको। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर क्वांटिटी बराबर होती, 8 लाया 8 भेज दे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। लेकिन इस सवाल में प्रॉब्लम क्या थी? इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर खरीद के कुछ और रेट से ला रहा, बेच कुछ और से रहा है, क्वांटिटी बराबर नहीं है। और अगर क्वांटिटी बराबर होती तो मेरा सवाल कितना आसान होता है, जैसे आपने अभी कर दिया ऐसा होता ना। तो हम क्वांटिटी बराबर कर लेते हैं। हमने एक तरफ रुपए लिखे, एक तरफ क्वांटिटी लिख दी। तो कॉस्ट प्राइस कितना था? 15 रुपए के 6 खरीदे और 12 रुपए के 4 बेच दिए, सेलिंग प्राइस हो गया। क्या करें? अब क्वांटिटी इक्वल कर लें। तो मैंने ऊपर वाले में 3 की गुणा कर दी, नीचे वाले में ऊपर वाले में 2 की गुणा कर देते हैं। मिनटों को 3 की 2 की करेंगे, 6 दूनी 12। नीचे वाले में 3 की गुणा कर दी, दोनों बराबर हो जाएंगे ना। देखो, अगर मैं ऊपर वाले में 2 की गुणा कर दूं 12 बन जाएगा, नीचे वाले में 3 की गुणा कर दूं तो 12 बन जाएगा। तो नए रुपए नई क्वांटिटी यहाँ पर लिख दो। नए रुपए कितने हो? 15 दूनी 30, क्वांटिटी 12, 12 तिया 36, क्वांटिटी 12। अब सवाल ये बन गया, अब सवाल को भूल जाओ ऊपर वाले को। नीचे क्या बना कि एक आदमी 12 केले 30 रुपए के लाया और वो 12 केले 36 के बेच दिए, तो कितने का फायदा? आपने कहा सर 6 रुपए का फायदा हुआ। कितने पर? 30 पर, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 6 पंजे 30 और 20 पंजे 100, 20% का आंसर इसका। तो प्रॉब्लम, तो अब हम क्या करेंगे, जब भी हम इस तरह के सवाल मिलते कि 1 रुपए में 2 खरीद कर 3 रुपए में 5 बेच देता है, तो हम इसकी सिर्फ क्वांटिटी को इक्वल कर लेंगे। अगर हमें क्वांटिटी इक्वल करनी आ जाती है या हम क्वांटिटी को आसानी से इक्वल कर लेते हैं तो सवाल तो बड़ा आसान है। देखो कितना आसान हो गया। अब आपको कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ कि ना? सही बात है कि गलत बात है? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न की बात करते हैं। प्यू पैडागोगी आगे वाली क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? डोंट वरी, आज इसमें कंटेंट उसमें पैडागोगी। यदि 35 घोड़ों के लिए 540 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो, तो 28 घोड़ों के लिए 720 किलोग्राम अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? ये आपको बताना है जी। यदि 35 घोड़ों के लिए 540 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो, तो 28 घोड़ों के लिए 720 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? तो देखो सवाल कैसे करेंगे। आपको शायद याद हो, मैंने कई बार आपको एक स्टेटमेंट दिया है और आप उसे खाते भी हैं। असली मसाले सच सच, याद है ना? असली मसाले सच सच। तो वो 2 बार बोलता है क्या? MDH MDH। और MDH की इस सूत्र का तड़का और सवाल का अंग अंग फड़का, ठीक है ना? MDH के इस सवाल का तड़का और सवाल का अंग अंग फड़का कैसे, देखते हैं। यदि 35 घोड़ों के लिए, तो यहां पर M का मतलब कितना? मैन, मैन, डेज, आवर्स, ये लिखा है। नीचे W लगा देते हैं, इसके लिए अगर उसने काम दिया तो W भी लगा देते हैं। तो अब क्या करें? उसने बोला MDH पढ़ा मैंने, तो M की जगह क्या? 35। तो देखो यहाँ क्या दिया? M दिया है, डेज दिए हैं, H की जगह यहाँ वर्क दिया है 540 किलोग्राम खाना का।
तो क्या करेंगे, ये फॉर्मूला क्या बना, m1 d1 अपॉन w1 m2 d2 अपॉन w2, ये तो बनेगा। आपने कहा बिल्कुल। तो m1 कितना, 35 घोड़े हैं, डे कितने लग रहे हैं 21, कितना अनाज खा रहे हैं 540, बराबर m2 कितना है, आपने कहा 28 घोड़े, अनाज कितना है 720 किलोग्राम, कितने दिन लगेंगे ये पूछा था, D2 पूछ रहा था उससे। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, जीरो से आपने जीरो को काट दिया ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सीधा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, D2 इज इक्वल टू व्हाट, आपने कहा 35 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई बाई 72 अपॉन 54 मल्टीप्लाई बाई 28, ये ना भैया, भाई जब उसको उधर भेजा 72 ऊपर चला गया, 28 नीचे आ गया, है ना। आपने कहा बिल्कुल सही बात कही आपने। अब क्या करें, अब इसको हम 18 से काटते हैं, 18 3 54, 18 चौके 72, 4 सत्ते 28, 7 पंजे 35, 3 सत्ते 21, 7 पंजे 3, तो कितने चलेगा जी, 35 डेज, तो 35 दिन चलेगा। कोई प्रॉब्लम किसी को सवाल में, मुझे तो लगता नहीं कि शायद कोई भी इशू, प्रॉब्लम, टेंशन इस क्वेश्चन में आपको आए। आसानी से आपने इस प्रश्न को हल कर डाला, बहुत बढ़िया। और मुझे अच्छा लगा कि आपने इसको हल किया और कोशिश भी की सवाल को करने की, दैट्स वेरी नाइस। एक और सवाल ले लेते हैं फिर, अगर ऐसी बात है तो चलिए। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2,900 रुपए हो जाती है, यदि 10 वर्ष में वो 3,000 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ कितनी है। देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोग का। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में इतनी हो गई और 10 वर्षों में होगी वो 3,000 रुपए, तो आपको ब्याज बताना कितना होगा। सवाल समझना इसका भी, देखो धनराशि है 8 सालों में कितनी हो गई 2,900 रुपए, 10 सालों में कितनी हो गई 3,000 रुपए। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आप ब्याज का अंतर देखेंगे, राशि बढ़ जाती है, तो उनका मूलधन कभी नहीं बढ़ता, सिर्फ उनका जो इंटरेस्ट है ना वो बढ़ता है ना। अब इंटरेस्ट कितना हुआ, आपने कहा 10 में से 8, 2 साल का ब्याज कितना मिला 100 रुपए। जब 2 साल का ब्याज 100 रुपए, तो 1 साल का ब्याज कितना हुआ 100/2 50 रुपए, तो 1 साल में 50 रुपए ब्याज मिलता है। तो ये तो 2,900 रुपए लिखा था, तो ये तो 8 साल का मूल और ब्याज है। तो ये जो 28 सालों में जो पैसा था वो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट तो हुआ 2,900 रुपए के बराबर। तो अगर मैं इसमें से 8 साल का ब्याज निकालूं, तो आपने कहा 50 में 8 की गुणा कर दिया आपने, तो 400 रुपए का ब्याज मिला होगा 8 साल में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड प्रतिभा, वेरी गुड, बहुत अच्छा स्कोर है आपका। तो क्या हुआ 400 रुपए का ब्याज मिला। अब 2,900 रुपए में से टोटल अमाउंट था, उसमें से 400 का तो ब्याज मिल गया, तो मूलधन कितना था, अगर वो आपसे मूलधन पूछे तो 2,500 रुपए का उसका प्रिंसिपल अमाउंट था। अब आपको ब्याज निकालना है, आपने कहा सर 50 रुपए ब्याज मिलता है, 2,500 रुपए मूलधन है, मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना हुआ, आपने कहा सर 2%। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हेलो हेलो जी, मैम नो, मैम नो रिक्वायरमेंट। ओके, एनी प्रॉब्लम, क्लियर है, बात समझ में आ गई। कोई भी मेरे साथी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज हमें बताए, एक और सवाल ले लेते हैं तब तक। क्लियर था, तो सवालों को बस समझ समझ के करते रहो, आराम से आ जाएगा। गणित से दोस्ती करोगे तो गणित आपका पूरा साथ निभाएगा। 20% तथा 30% के दो क्रमवार मींस कॉन्जुगेटिव डिस्काउंट, बट्टा मींस डिस्काउंट, इस एक समतुल्य बट्टे के बराबर है। संतोष, इसमें क्या दिक्कत आ गई, देखो भाई 10 साल का टोटल ब्याज और मूल 3,000 और मिश्रधन कितना था 3,000 रुपए था। तो जो मिश्रधन होता है उसमें क्या आता है, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट आता है। तो 10 साल का प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट ये दिया है, 8 साल का प्रिंसिपल इंटरेस्ट ये था। तो प्रिंसिपल तो बदलता नहीं है, नहीं मूलधन तो नहीं बदलता। तो 10 में से 8 निकला 200 और 3,000 में से 2,900 घटाया तो 100 रुपए मिले, यानी 2 साल का जो ब्याज है वो 100 रुपए मिला, है ना। 2 साल का ब्याज कितना मिला 100 रुपए। जब 2 साल का ब्याज 100 रुपए तो 1 साल का 50 रुपए ब्याज मिलता है। तो 8 साल में वो 2,900 हुआ तो उसमें कितना ब्याज रहा होगा, आपने कहा
कि सर इसमें हमने 1 साल का ब्याज 50 रुपए 8 की गुणा कर दी, तो टोटल ब्याज 8 साल का 400 बना। तो मैंने क्या काम किया भाई, मैंने 2900 रुपए 8 साल का मूल और ब्याज था, ब्याज निकाल दिया, तो मूलधन बच गया ना। तो 2500 रुपए उसने पैसा लगाया था जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट था, और 2500 रुपए पर 50 रुपए 1 साल में ब्याज मिलता है। 50 रुपए मिलता है 1 साल में ब्याज, 2500 रुपए पर मल्टीप्लाई बाई 100, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे? 2 जीरो कट गए, 25 नहीं 50, ऐसे तो निकालोगे। ठीक है ना, आप समझ में आया होगा। तो दो समतुल्य बट्टे किस एक मात्र बट्टे के बराबर आपको बताना है। और यहाँ पर 44% डिस्काउंट मुझे दिख रहा है, अखिलेश ने कहा 44% डिस्काउंट। और ये मैंने आपको बताया भी है कि जब इस तरह के प्रश्न करते हैं तो हम इफेक्टिव परसेंटेज का यूज करते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। अब देखो जब हमने इसको यूज किया a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 को, तो अब याद रखना, क्योंकि इस फॉर्मूले में यूज करते समय इन चीजों का जरूर ध्यान रखना है कि वो जो आपके सामने क्वेश्चन रखा गया है वो लाभ है कि हानि, फायदा है कि नुकसान, वृद्धि है कि घाटा, इनको बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बात करते हैं लाभ की, वृद्धि की, प्रॉफिट की, तो प्लस में वैल्यू आती है। अगर आप बात करते हैं घाटे की, डिस्काउंट की, हानि की, तो वैल्यू माइनस में लेते हैं। तो ये 20% डिस्काउंट है, तो ये माइनस का 20 माइनस का 30 प्लस, जब माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा ना, अपॉन ऐसे। तो ये माइनस का 50 प्लस का 6 कितना हुआ, माइनस का 44%। और माइनस के शो करता है डिस्काउंट या कमी, तो 44% का डिस्काउंट एकमात्र होगा अगर आप 20 और 30% के दो डिस्काउंट देते हैं। राइट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। कोई ऐसा मेरा साथी जिसको समझ में ना आई हो तो मुझे बता दे, मुझे ऐसे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गई होगी। ऐसा कोई साथी नहीं जिसको समझ में ना आई हो। क्लियर है, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो तो एक और सवाल ले लेते हैं फिर आपके सामने। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 का इकाई अंक बताओ क्या होगा। 7 टू दी पावर 95 माइनस 3 टू दी पावर 58 में यूनिट प्लेस आपको बताना है क्या है। तो देखते हैं आपका क्या आंसर मिलता है इस यूनिट प्लेस के लिए। लेट्स सी। जी ए 0। चलिए भाई, सबसे पहले आंसर मिला है ए 0%। और कोई इसका आंसर देना चाहेगा? जी 7 टू दी पावर 95 माइनस 3 टू दी पावर 58 का इकाई का यूनिट प्लेस क्या है? ए, ऐश्वर्य ने भी ए कहा। देखो समझो, यूनिट प्लेस निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी है आपको यूनिट प्लेस को आना कैसे निकालते हैं। जब भी आप यूनिट प्लेस की बात करते हैं साथियों, तो क्या समझते हैं, यूनिट प्लेस जब भी आप कैलकुलेट करेंगे ना, ध्यान समझेगा, वो हमेशा ऐसे होता है कि 7 की पावर 95 है ना, तो हमें ये रूल पता है कि इवन नंबर की पावर अगर 4 या उसका कोई भी गुणज यानी मल्टीपल होता है तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा 6 होगा। ऑड नंबर की पावर कोई भी उसका 4 का मल्टीपल या गुणज होगा तो उसका यूनिट प्लेस 1 होगा। ठीक है ना, तो ये दोनों ऑड नंबर है 7 और 3। तो मैं इसको 4 की पावर में तोड़ता हूँ, तो मैंने 7 की पावर 95 कर लूँ, 7 की पावर 92 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 3, क्योंकि 92 4 से कट जाता है ना भाई, 92 4 से डिविजिबल है। तो मैंने जो 4 से कटने वाली पावर थी वो एक तरफ रख दी, बची हुई एक तरफ रख दी। दूसरे की बात करते हैं, उसने बोला 3 की पावर 58 था, तो 14 चौके 56 होते हैं, तो 3 की पावर 56 मैंने एक तरफ निकाल लिया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 एक तरफ, क्योंकि टोटल पावर 58 है। तो 58 में से 4 से कटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या एक तरफ निकाल दी हमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ 1, क्योंकि मैंने कहा ना ऑड नंबर की पावर 4 4 का मल्टीपल 1, तो क्या हुआ 1 गुणा 7 की पावर 3 माइनस 1 गुणा 3 की पावर 2, तो कितना हुआ 343 माइनस 9। अब देखो जब 13 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेगा 4, तो राइट ऑप्शन इज 4 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सब लोगों ने 4 आंसर देने, 0 नहीं बचेगा। 0 कैसे बचाओगे आप, दैट इज द करेक्ट वे। अगर आपको यूनिट प्लेस निकालना नहीं आता तो आई विल टीच यू, डोंट वरी। ओके, तो क्योंकि अभी शाम को जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ क्लास, उसमें मैं ये सब चीज आपको साथ लेके चलूंगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई? कोई मेरा साथी जिसको समझ में ना आया हो, क्लियर है? तो भाई आज के सवालों को यहीं रोक दे सिलसिले को, अगर आप इजाजत करें। तो ये सेशन आपको कैसा लगा बता दीजिएगा मुझे, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे कि आपको मैं और इस तरह के सवाल आपके सामने लाता रहूं। तो आज के लिए इतना ही, दीजिएगा इजाजत। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।